स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट और उसके नीचे बाकी जो अदालतें हैं उसके नीचे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट वो देखने वाले हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है नेम टू हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हुज ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड टू मोर देन 2 स्टेट। हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है, तो कुछ हाई कोर्ट ऐसे भी हैं जिनका क्षेत्राधिकार जो है एक स्टेट से ज्यादा के लिए है। इसमें सबसे पहला है चंडीगढ़ का हाई कोर्ट, दूसरा है गुवाहाटी हाई कोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन नेम अ यूनियन टेरिटरी विच हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, यानी केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसका खुद का हाई कोर्ट हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता दिल्ली है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का क्या कंपोजिशन है, कौन कौन है इसमें। Each high court consists of a chief justice and such other judges as the president of India may appoint from time to time। हर एक हाई कोर्ट में आप देखोगे कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बहुत सारे दूसरे जज होंगे जितना कि प्रेसिडेंट जो है अपने राष्ट्रपति हिंदुस्तान के उन्होंने नियुक्त किया है समय समय पे। Who administer the oath of office to the high court judges, शपथ ग्रहण कौन करवाता है हाई कोर्ट के जज को, तो दैट इज गवर्नर ऑफ स्टेट। By whom is the chief justice of a high court appointed and how is it done? जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है और किस तरीके से, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और साथ में जो है कंसल्ट किया जाएगा, सहमति ली जाती है किससे, चीफ जस्टिस से भी राय ली जाती है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और साथ ही साथ जो गवर्नर है उस स्टेट के उनसे। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के जज का कितना टेन्योर होता है, तो दैट इज 62 ईयर। जब तक 62 साल कंप्लीट नहीं कर सकते वो अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं। हु कैन रिमूव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है। A judge of high court can be removed by the president on ground of proved misbehavior or incapacity if the parliament passes a resolution with a special majority to that effect। यानी कि कोई जज है अगर हाई कोर्ट का उसको हटाना है तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, वो कोई दुर्व्यवहार किया हो या फिर उसके अंदर कोई असमर्थता पाई गई हो, अयोग्यता पाई जाए। ऐसे केसेस में जो संसद है हमारा एक प्रस्ताव पारित करेगा स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी के साथ, ताकि प्रभाव में आए, और इसी प्रोसेस को इम्पीचमेंट भी कहते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, तो किन बुनियादों पे इनको हटाया जा सकता है। बुनियाद अभी हमने देखी, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो, दुर्व्यवहार हो या असमर्थता हो, अयोग्यता। इफ द पार्लियामेंट पासेस अ रिजोल्यूशन विथ अ स्पेशल मेजोरिटी टू दैट इफेक्ट, और यहाँ पे संसद अगर प्रस्ताव पारित कर रहा है स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको इफेक्ट में लाने के लिए, तो हाँ भाई ठीक है, हटाना चाहते हो हटा दो। Who decide the salary and allowances of the judges of the high court, जो वेतन और भत्ता है हाई कोर्ट के जजेस का वो कौन निर्धारित करता है, तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, और जो दूसरे हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको पेड मंथली सैलरी, इनको मंथली महीने में मासिक सैलरी मिलती है, मासिक वेतन, और ये डिसाइड होता है संसद के द्वारा। हाउ डज द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की जो मूल अधिकार है उसको किस तरह से हाई कोर्ट सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है। लाइक द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट हैज द पावर टू एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू एंड जज द वैलिडिटी ऑफ लॉ, तो हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, पुनः निरीक्षण कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है और जज कर सकता है वैलिडिटी ऑफ द लॉ, कि कोई कानून है तो उसकी क्या वैधता है। इफ अ हाई कोर्ट फाइंड्स that a particular law goes beyond the provision of the constitution it can declare the law null and void। तो यहाँ पे अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि कोई नियम और कानून ऐसा है जो कि संविधान के प्रावधान से विरुद्ध है, तो वह ऐसे कानून को नल और वॉइड घोषित कर सकता है। व्हाट इज मेंट बाय रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, रिवाइजरी का मतलब होता है पुनः निरीक्षण करना, तो ये जो क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का, इससे आप क्या समझते हो। Revisory jurisdiction means that the High Court can call for the record of a case which has been decided by the subordinate court। यानी कि अगर कोई निचली अदालत में किसी केस के ऊपर फैसला हो चुका है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस मुकदमे को अपने पास ले सकता है अपने संज्ञान में। दिस इज डन बिकॉज द हाई कोर्ट feels that the subordinate court has exercised
a jurisdiction not vested in it or the latter has not followed proper procedure। ऐसा इसलिए हो सकता है कि हाई कोर्ट को अगर लगता है कि निचली अदालत सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसा कोई क्षेत्राधिकार में दखल दी है जो कि वो उसके लिए निहित नहीं है, यानी उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, या फिर उसने कोई ऐसा जो है कि प्रारूप में किसी नियम का, यानी सही तरीके का, सही नियम का जो है कि अनुसरण नहीं किया है, प्रोसीजर नहीं फॉलो किया है। Therefore, the High Court can review the case and take the appropriate action on it। तो ऐसे केस में ये रिव्यू कर सकते हैं केस को, और रिव्यू करने के साथ साथ उसके ऊपर जो है एक्शन भी ले सकते हैं, और इसी पावर को कहा जाता है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। मेंशन टू टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन स्टेट। राज्य के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट दो तरह के बताओ, तो तीन ही तरह के मिलते हैं, कोई भी दो लिख सकते हो, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। दीवानी, फौजदारी और राजस्व। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सिविल केसेस। सिविल केसेस से क्या समझते हो? सिविल केसेस का मतलब होता है, पर्टेन्स का मतलब संबंधित है, टू द केसेस, उन मुकदमों से रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी एंड मनी ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ केसेस आर नोन एज क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस फौजदारी मुकदमे कौन से हैं? तो क्रिमिनल केसेस आर टू द वायलेशन ऑफ, रेफर टू वायलेशन ऑफ लॉज, कानून का आपने उल्लंघन किया हो, ऐसे केसेस क्रिमिनल केसेस में आते हैं। These cases are regarding theft, rape, physical assault, murder, etc. तो इनमें क्या है? चोरी, हत्या है और साथ में रेप है, और वही बहुत सारे जुर्म हैं। These cases lead to punishment like fine, imprisonment or even death sentence to the guilty। तो ऐसे में आपको पनिशमेंट मिलता है, फाइन भी लग सकती है आपके ऊपर, जेल हो सकती है, और या फिर जो है मुजरिम को फांसी की सजा भी मिल सकती है। Which is the highest civil court in a district? एक जिले के अंदर हाईएस्ट दीवानी कोर्ट कौन सा है? तो ये है आपका कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है वही आपका सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट है। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ऊंचा जो है क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है? फौजदारी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। हु इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि न्यायिक अधिकारी सबसे उच्चतम कौन है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि वो जिला स्तर पे है ना, दोनों के लिए, सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए, तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। हाउ आर द डिस्ट्रिक्ट जज इन ए स्टेट अपॉइंटेड। किसी राज्य के अंदर, किसी जिले के अंदर जो है, स्टेट में किसी जिले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज है, कैसे नियुक्ति होती है इनकी? डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के से कंसल्ट करके जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाती है गवर्नर के द्वारा। A person to be eligible for appointment as district judge should be, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी नियुक्ति हो डिस्ट्रिक्ट जज की तरह, तो उसको एडवोकेट होना होगा या प्लीडर होना होगा 7 साल के लिए मैक्सिमम, मिनिमम। एन ऑफिसर इन द जुडिशियल सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट, यानी कि कोई न्यायिक सेवा दे रहा हो केंद्र सरकार के अधीन में या फिर राज्य सरकार के अधीनस्थ में। मेंशन इन इट टू फंक्शन ऑफ द कमिश्नर कोर्ट, ये जो कमिश्नर का कोर्ट है इसके दो कार्य बताओ। अब कमिश्नर जनरली हैज 3 to 4 डेप्यूटी कमिश्नर, यानी एक आयुक्त के पास एक उप आयुक्त भी होते हैं 3 से 4। ही लुक्स आफ्टर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन पार्टिकुलर डिवीजन। एक पार्टिकुलर डिवीजन में किस तरीके से जो है कि वो कलेक्शन वगैरह होगा, कर वगैरह की वसूली होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सब ये लोग देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट, तो हाईएस्ट सिविल कोर्ट यानी दीवानी कोर्ट कौन सी है? तो ये डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट है वही। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ये भी देख चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। डिस्क्राइब द पावर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है इसका पावर क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट जज एक्ट एज अ डेप्यूटी कमिश्नर, एक उपायुक्त की तरह भी काम करता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह भी काम करता है। इन दैट कैपेसिटी, इस क्षमता में, he maintains law and order as well as supervises the collection of revenue and taxes from the district। तो ऐसे में ये लॉ एंड ऑर्डर को, नियम कानून को भी जो है कि मेंटेन करता है, साथ में सुपरवाइज भी करता है कि किस तरीके से, मतलब सुपरवाइज करना, गाइडेंस वगैरह देता है कि किस तरह से कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कर वगैरह वसूली कैसे होगी, राजस्व वगैरह की डिस्ट्रिक्ट से जिले में। दस ही पॉजेस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू हिज जुडिशियल पावर, तो इसमें इसके पास न्यायिक शक्तियों के साथ साथ प्रशासनिक शक्तियां भी हैं। Who is the highest judicial officer at the district level for civil and criminal cases? तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिशियल है, तो डिस्ट्रिक्ट जज ही होगा।
व्हाट इज द प्रोसीजर फॉलोड इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आप यहाँ पे कौन सा नियम आप फॉलो करोगे अगर नियुक्त करना है आपको मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे हिंदुस्तान के, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के साथ ये कंसल्ट करेंगे, राय मशवरा लेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, है ना, क्योंकि चुनना किसको है, चीफ जस्टिस से चुनना है लेकिन हाई कोर्ट का, एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, और इसमें इनका भी सहमति ली जाती है, कंसल्ट किया जाता है गवर्नर से भी। What procedure has been laid down for the removal of the judge of high court? किस तरीके से जो जज है हाई कोर्ट का उसको हटाया जाएगा। जज कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन एन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट passed by a majority of the total membership of that house by majority of not less than 2/3 of the member present and voting is presented to the president। इतना समझ लो कि संबोधित किया जाएगा हाउस को, पार्लियामेंट को, संसद को, और ऐसे केस में जो मेजोरिटी जो होगी स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर वोटिंग दी जाएगी तो ऐसे में फिर जो है कि वो प्रेसिडेंट जो है वोटिंग रिसीव करेंगे और उसके बाद जो है कि जज को उसके पद से हटा दिया जाएगा। मेंशन 2 ways in which the constitution ensure the independence and impartiality of the high court। तो दो तरीके बताने हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा संविधान है वो बताता है कि भाई इंश्योर करता है, गारंटी देता है कि हमारा जो अदालत है वो इंडिपेंडेंट है, यानी आजाद है हाई कोर्ट, और कोई पक्षपात नहीं करता। A judge can remain in office till he attains the age of 62। 62 साल की उम्र तक एक जज अपने पद पे रह सकता है। He can only be removed by president on ground of proved misbehavior or incapacity on address of each house of parliament। राष्ट्रपति द्वारा ही एक जज को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी से। शॉर्टकट में समझो, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जो वेतन और भत्ता है जजेस का वो किससे लिया जाता है, संचय निधि जो राज्य की है उससे। मेंशन 3 टाइप ऑफ कोर्ट दैट अ डिस्ट्रिक्ट यूजुअली हैज। तो 3 तरह की अदालतें। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के क्या कार्य हैं। द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज द सेशन कोर्ट। कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट किसी जिले की बात करो तो जो सेशन कोर्ट होता है ये सबसे बड़ा फौजदारी का कोर्ट, फौजदारी अदालत होती है। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट ऑल्सो वर्क एट सेशन जज। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है सिविल कोर्ट का वो काम करता है सेशन जज की तरह भी। केसेस ऑफ मर्डर, डकैती एटसेट्रा आर हर्ड बाय सेशन जज। जो सेशन जज होता है ना वही ये सब जो है कि ये केसेस देखता है, सुनता है। ही कैन अवॉर्ड कैपिटल पनिशमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो वो जो है कि पनिशमेंट भी दे सकता है उन विषयों पे जिनके लिए अप्रूवल है हाई कोर्ट का। व्हाट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व की बात करा तो ये क्या होता है, तो हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू। कि राजस्व के फील्ड में सबसे बड़ा जो अथॉरिटी, आधिकारिक जो समिति होती है, जो कह सकते हो अथॉरिटी होती है, दैट इज स्टेट, राज्य में, इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द हाई कोर्ट। ये डायरेक्टली जो है ना हाई कोर्ट के अंडर में काम करती है। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ ऑल लोअर कोर्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर इट। तो ये वो सारे जो है कि वाद वगैरह देखती है, सुनती है, जो कि डिसीजन लिए जा चुके हैं लोअर कोर्ट में राजस्व के अंदर, उनको ये देखती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का क्या जरूरत है। फैमिली कोर्ट का पर्पस ये है इज टू सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज, फैमिली अफेयर एंड रिलेटेड मैटर। यानी कि शादी ब्याह है और जो पारिवारिक मामला वगैरह है उसको जो है कि जितना जल्दी स्पीडी उसका जो है कि जल्दबाजी से जो है कि निस्तारण हो जाए, इसके लिए जो है कि फैमिली कोर्ट है। मेंशन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार बताना है आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और सेशन जज का। तो सॉरी, डिस्ट्रिक्ट जज का और सेशन जज का। व्हेन अ जज डिसाइड सिविल केसेस ही इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज। जब कोई जज कोई निर्णय लेता है किसी जो है दीवानी मुकदमे पे तो उसको जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। एंड व्हेन ही डिसाइड, जब वो डिसाइड करता है क्रिमिनल केस पे तो उसको सेशन जज कहा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोक अदालत। तो लोक अदालत से आप क्या समझते हो। लोक अदालत मीन्स द पीपल्स कोर्ट, यानी लोगों की अदालत। इट इज सॉर्ट ऑफ वॉलेंटरी फॉर्म कंप्राइज्ड ऑफ फ्यू पब्लिक स्पिरिटेड पीपल इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉयर, स्टूडेंट एंड सोशल
वर्कर। तो यहाँ पे जो है कि स्वेच्छा रूप से ये बना हुआ है, इसमें जो है कि कुछ पब्लिक स्पिरिटेड पीपल भी होते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस भी होंगे, लॉयर होंगे, और स्टूडेंट्स भी होते हैं, और सामाजिक काम करने वाले भी होते हैं, सामाजिक वर्कर, समाज सुधारक। दे परस्यूड द डिफरेंट पार्टीज एट डिस्प्यूट टू ब्रिंग देयर केसेस बिफोर देम फॉर स्पीडी सेटलमेंट। ये राजी करते हैं अलग अलग पार्टीज को कि जो भी उनका वाद विवाद है वो केसेस वगैरह लेके आए सामने, लोक अदालत में लेके आए, और ताकि उसका निस्तारण मौके पे हो सके या जल्दी हो सके। मेंशन द रोल ऑफ लोक अदालत। क्या भूमिका है लोक अदालत की? तो लोक अदालत जो है कि बहुत सारे सिद्धांतों पे काम करता है। लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर द जुडिशियल ऑफिसर and other person who possess such a qualification as may be prescribed by state। तो बहुत सारे जो न्यायिक अधिकारी होते हैं और दूसरे व्यक्ति होते हैं, वो सब अध्यक्षता करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको कि जो है स्टेट ने यानी राज्य ने उनको क्वालिफाई करके रखा है, योग्य बनाया है कि भाई आप इस सब पे मामले को देखेंगे। दे कैन मेक एन एंडीवर टू ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि भाई कोई समझौता हो जाए पार्टीज के बीच में, है ना, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये आपसे समझौता कर लें और मुद्दा खत्म हो जाए। लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर महीने लगती है लोक अदालत मोस्टली। ऑल डिसीजन ऑफ द लोक अदालत आर नाउ डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड शैल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट। अब जो डिसीजन होगा ना लोक अदालत का, वो बिल्कुल उसी तरीके से देखा जाएगा जैसे कोई दीवानी अदालत के अंदर कोई डिग्री पारित हुई हो, कोई ऑर्डर पास हुआ हो कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल वैसा ही होता है। और ये पार्टीज को बाइंड भी करता है। बाइंड करते का मतलब होता है कि जो फैसला होगा वो उनको मंजूर करना पड़ेगा। दे आर रिक्वायर्ड टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पे किस तरह के मामलों का वाद विवाद किया जाता है? पब्लिक यूटिलिटी का, ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल और कम्युनिकेशन वगैरह बहुत सारे मामले होते हैं जिसका निस्तारण कहाँ किया जाता है? लोक अदालत में। मेंशन वन रीजन व्हाई द सिस्टम ऑफ लोक अदालत हैज बिकम पॉपुलर। अब ये ज्यादा पॉपुलर क्यों है, चर्चा में क्यों है? मोस्टली तो देखो भैया, सबसे ज्यादा लोग चालान यहाँ माफ करवाने जाते हैं, कम करवाने जाते हैं, गाड़ी वाड़ी के चालान वगैरह, और भी बहुत सारे विवाद होते हैं उसकी स्पीडी सेटलमेंट के लिए। सिस्टम ऑफ लोक अदालत हैज नाउ बिकम सो पॉपुलर दैट वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक टेलीफोन डिपार्टमेंट and the electricity boards have begun to hold लोक अदालत solving 100 of cases a single day। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना लोक अदालत का, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या टेलीफोन डिपार्टमेंट हो या फिर तुम्हारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे ये सैकड़ों केसेस एक ही दिन में निस्तारित कर देते हैं। मतलब पार्टीज को ना कन्विंस किया जाता है, और इवन जैसे कि ये डिपार्टमेंट्स को भी कन्विंस किया जाता है कि भाई आप इतने पे मान जाओ, और वो मान जाते हैं। किसी का बकाया है 1.5 लाख 2 लाख का मुकदमा चल रहा है, तो भाई होता है कि भाई चलो 30-40 हजार पे कर दो, आगे से आइंदा ही देता रहेगा। तो इस तरीके से वाद विवाद यहाँ पे एक एक दिन में खत्म किया जाता है। किसी का 6 चालान 7 चालान है और 2-2 हजार के 1-1 हजार के चालान है, तो पर चालान पे कुछ डिस्काउंट कर दिया जाता है, ओवरऑल जो पैसा होता है उस पर डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक ही दिन में उस वाद का निस्तारण कर दिया जाता है। What are the qualification required to become a high court judge? अगर आप हाई कोर्ट के एक जज बनना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? आपको सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का। इसके अलावा आपके पास कोई जुडिशियल ऑफिस में आप कम से कम 10 साल तक काम कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, और या फिर जो है कि आपने जो है कि वकालत की हो, वकालत कर रहे हो आप 10 साल कम से कम मिनिमम हाई कोर्ट के आप एडवोकेट रहे हो, और या फिर जो है कि आप एक प्रतिष्ठित जो है कि न्यायविद हो, किसकी नजर में? प्रेसिडेंट की नजर में। इसके बाद आता है अपना देखो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। देखते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस हुज नंबर ऑफ पार्लियामेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी जो आपका हाई कोर्ट होता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और दूसरे जज होते हैं, और इनकी जो गिनती होती है फिक्स होती है टाइम टू टाइम संसद के द्वारा। एज रिगार्ड द कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो है कि कंपोजिशन के हिसाब से आपको बताना है हाउ आर द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड। किस तरह से मुख्य न्यायाधीश और दूसरे जजेस हाई कोर्ट के अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी, और साथ ही गवर्नर जो स्टेट का है उनसे भी। दूसरे जजेस हाई कोर्ट के अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इसमें भी कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सीजेआई को,
गवर्नर ऑफ स्टेट को और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज टू द हाई कोर्ट, यानी अन्य जजों के लिए भी मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं उनसे भी राय ली जाएगी। स्टेट 3 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो एक जज के लिए हाई कोर्ट में चाहते हो नियुक्ति हो, तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा इंडिया का, एक न्यायिक आधिकारिक ऑफिस आपको कम से कम 10 साल तक आप उसमें हो, या फिर आपने वकालत की हो 10 साल तक हाई कोर्ट में, या फिर किसी कोर्ट में 10 साल तक मिनिमम। दो तरीके बताने, मेंशन 2 वेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द हाई कोर्ट। ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि कैसे जो है कि संविधान हमको गारंटी देती है कि भाई ये जो तुम्हारी अदालत है हाई कोर्ट, ये आजाद है और ये कोई पक्षपात नहीं करती है, यानी कि किसी के अंडर में नहीं आती है, आजाद है ये। तो इंडिपेंडेंस हाई कोर्ट कैरिंग आउट देयर वर्क इज इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड सिक्योरिटी ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू द जज। कैसे सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा कैसे आप पाते हो, आपको इंश्योरिटी मिलती है क्योंकि इनका टेन्योर फिक्स है हाई कोर्ट वालों का 62 साल तक, और इनको जो पेमेंट मिलता है ना वो राज्य सरकार के जो है कि संचय निधि से मिलता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस हाई कोर्ट का इंश्योर किया जाता है कि फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट। पूरा नियंत्रण इनका खुद का रहता है अपने काम पे और एस्टेब्लिशमेंट पे। हाई कोर्ट पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को अगर आप क्या कर रहे हो, कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, है ना, यानी कि कोई उसके मान सम्मान को हानि पहुंचा रहे हो, है ना, उसकी अथॉरिटी को लोअर कर रहे हो, ऐसे केस में। नो डिस्कशन इज इन स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। किसी तरह का डिस्कशन नहीं होता है राज्य की विधानसभा में अगर कोई हाई कोर्ट का जज कोई अगर कंडक्ट ऐसा करता है, कोई ऐसा काम करता है, तो उसके व्यवहार पे, उसके विचार विमर्श पे कोई भी बहस वगैरह नहीं होती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस टू द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को जो शक्तियां प्रदान है, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग, आपको बताना है व्हाट इज मेंट बाय ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है हाई कोर्ट का, मेंशन 2 टाइप ऑफ केसेस इन विच द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दो तरह के आपको वाद बताने, केसेस बताने हैं जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको मिला हुआ है, हाई कोर्ट को। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि सर्टेन टाइप ऑफ केसेस कैन बी ब्रॉट टू हाई कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पहली दफा में ही वो किसी और अदालत में नहीं जाएंगे, सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होंगे हाई कोर्ट में, विदाउट हैविंग बीइंग हर्ड इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। किसी निचले अदालत में सुनने से पहले सबसे पहले ये वाद यहीं दाखिल होगा। द केसेस रिगार्डिंग विल्स, डाइवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी टेकन अप बाय द हाई कोर्ट डायरेक्टली। तो इस तरह का जो विवाद है, विल्स वगैरह, यानी कि कोई अपना लिख के चला गया भाई कि क्या मर्जी थी उसकी, है ना, जैसे लिख के जाता है ना वसीयत, मैरिज हो, तलाक हो, या कंपनी लॉ वगैरह हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह वाले मामले हैं, तो ये डायरेक्टली इसको प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आते हैं कि डायरेक्टली आप इसको वहीं ले जाओ। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास enjoyed ओरिजिनल jurisdiction इन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू क्रिश्चियन एंड पारसीज। जो हाई कोर्ट है बॉम्बे और मद्रास का, वो एंजॉय करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सारे जो है दीवानी और फौजदारी वाले मामलों में जो रिलेटेड है क्रिश्चियन से और पारसीज से। मेंशन 2 टाइप ऑफ केसेस इन द हाई कोर्ट एक्सरसाइज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब हाई कोर्ट में कौन से तरह के केसेस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट जो है कि एंजॉय करता है, एक्सरसाइज करता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि वो वाद विवाद जाते हैं कहां से, लोअर कोर्ट से जाते हैं, वहां पे दाखिल किए जाते हैं हाई कोर्ट को। अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सेशन जज, सेशन जज ने कोई डिक्री दे दी, कोई फैसला सुना दिया, उसके खिलाफ लोग जाते हैं। एडिशनल सेशनल जज ने कुछ सुना दिया, उसके खिलाफ जाते हैं। जब सेंटेंस यानी कि जो सजा वगैरह हो ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्सीड 7 ईयर होगा यहाँ पे, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ असिस्टेंट सेशंस जज, या फिर जो है कि जजमेंट जो है असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा कुछ दिया गया हो ऐसा उसमें, या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया हो, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया हो, जहां पे इम्प्रिजनमेंट एक्सीड करता है 4 साल। तो 7 साल के लिए बता दिया जहां पे एडिशनल सेशन जज है, या फिर 4 तरह के यहाँ जज बता रहे हैं जहां पे आपको सजा हुई है 4 साल से ज्यादा की कैद हुई है। ऐसे केसेस में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है आपका हाई कोर्ट, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर कोई ऐसा फैसला सुनाया है, आप किधर को रुख कर जाओ, हाई कोर्ट की तरफ चले जाओ। हाउ डज द हाई कोर्ट कंट्रोल द पावर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब ये जो विधानसभा है ना, इसके पावर को, विधायिका की जो पावर है उसको और कार्यपालिका की जो शक्ति है उसको
कैसे नियंत्रित करता है हमारा हाई कोर्ट? The jurisdiction of the various high court under the constitution is the same as it was before the commencement of the constitution. जो क्षेत्राधिकार है, जो क्षेत्राधिकार है किसका? हाई कोर्ट का, वो संविधान के अंदर वो वैसा ही है जैसा कि संविधान बनने से पहले था, शुरुआत होने से पहले। हाई कोर्ट एग्जामिन किया कैन एग्जामिन, वो एग्जामिन कर सकता है वैधता किसी भी लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट की, यानी कि कोई भी कानून वगैरह, लॉ वगैरह है, प्रोसीजर है, और या फिर कोई एग्जीक्यूटिव कार्यपालक के जो ऑर्डर वगैरह हैं उनको ये देख सकता है, उनकी वैधता को जांच कर सकता है, उनको नल एंड वॉइड कर सकता है अगर वो इनकंसिस्टेंट है, मेल नहीं खाते हैं संविधान से। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पावर के हिसाब से इसके संदर्भ में सवालों के जवाब देने हैं कि जो हाई कोर्ट है अपना कस्टोडियन है संविधान का, है ना, संरक्षक है। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कैसे है। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक रिव्यू कर सकता है, ये पुनर्विचार कर सकता है। इफ एनी लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी अदर अथॉरिटी infringes the fundamental right or contravenes any provision of the constitution, the high court can declare it null and void. The high court may withdraw a constitutional case from a subordinate court and deal it with or send it back with its direction. अगर कोई कानून है, कोई कार्यपालिका का जो है और कार्यपालिका का ऑर्डर वगैरह है, या फिर कोई अध्यादेश पारित हुआ है, वो भी स्टेट राज्य जो है सरकार के द्वारा, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी है, आधिकारिक शक्ति है जो हनन करती है, इन्फ्रिंज करती है मौलिक अधिकारों का, या उल्लंघन करती है किसी प्रावधान का जो संविधान ने दिया है, तो ऐसे में हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, बिल्कुल अवैध घोषित कर सकता है। हाई कोर्ट ऐसे मामले संवैधानिक रूप से जो जुड़े हुए हैं वो निचली अदालत से ले सकता है, डायरेक्टली उठा सकता है, या फिर उसको डायरेक्शंस के साथ वापस भेज सकता है कि किस तरह से सुपरवाइज करके भेज सकता है, गाइडलाइन जारी करके वापस भेज सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को। हाउ डज द हाई कोर्ट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट? कैसे सुरक्षा कवच की तरह काम करता है हमारे फंडामेंटल राइट के लिए, मूल अधिकारों के लिए हाई कोर्ट? ऑल हाई कोर्ट आर एम्पावर्ड टू इशू रिट, सारे जो हाई कोर्ट हैं इनके पास शक्ति है कि ये प्रादेश पारित कर सकते हैं। और इट इज एन ऑर्डर, ये क्या होता है? एक तरह का ऑर्डर होता है, हुक्म होता है, फ्रॉम अ जुडिशियल अथॉरिटी आस्किंग अ पर्सन टू परफॉर्म सम एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्ट। ये किसी व्यक्ति विशेष को या किसी अधिकारी को क्या कहता है कि भाई ये आप काम करो, या फिर उनको कोई काम करने से रोकता है, ये होता है प्रादेश। द रिट आर इश्यूड आर हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यूरेंटो, सर्च्योरी। 5 तरह के रिट दाखिल होते हैं और पारित किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं हाई कोर्ट के बिहाफ पे। These writs greatly instrumental in the protection of fundamental right of citizen, और ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करने के एक तरीके हैं। तो ये सब एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे मूल अधिकारों को। What do we mean when we say that high court is a court of record? देखो सुप्रीम कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, वैसे ही अपना हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट कि इट इम्प्लाइज, इसका तात्पर्य यह है कि इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर आर प्रिजर्व्ड एज रिकॉर्ड, कि इसका जो भी फैसला होता है, ऑर्डर होता है ना, वो रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है। विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी कोर्ट, जो किसी कोर्ट में भी दाखिल किया जा सकता है एज अ प्रेसिडेंट। सेकेंडली, द कोर्ट हैज ऑथोरिटी टू पनिश अ पर्सन हु कमिट्स द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा कोर्ट के पास यह आधिकारिक शक्ति है कि वो पनिश कर सकती है जो भी जो है कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। Neither the Supreme Court nor the Parliament can deprive the High Court of this right, और ये जो अधिकार है ना, इसमें किसी का दखल नहीं है, न ही वो संसद का दखल है, न ही सुप्रीम कोर्ट का। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मेनली देखो ऊपर की लाइन ये है कि ऊपर की लाइन ये कहती है अगर कोई वाद विवाद है, एक ही तरह का विवाद है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, एक हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अगर जजमेंट में उसको बरी कर दिया या सजा कम कर दी तो लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी वही करना पड़ेगा, और उसका जो फैसला है हाई कोर्ट का वो पेश किया जा सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। सबऑर्डिनेट कोर्ट बाउंड है बिल्कुल उस फैसले को फॉलो करने के लिए। With reference to the jurisdiction of High Court,
हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बिहाफ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, पुनः निरीक्षण। तो देखो, हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द सेकेंड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट जो है बुला सकती है दूसरी बार के लिए, फॉर द सेकेंड ऑफ एनी केस, किसी भी केस को जो डिसाइड हो चुका है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, निचली अदालत से। इफ द हाई कोर्ट फील दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड अ ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा जो है क्षेत्राधिकार में इन्होंने किया है जो इनके निहित नहीं है, अपनी हद से बाहर कोई काम किया है, और हैज एक्टेड विद ग्रॉस इरेगुलरिटी, या फिर जो है कि रेगुलरिटी के साथ कोई काम किया है, इट मे मेक सच एन ऑर्डर इन द केस एज इट डीम्स फिट, जैसा इसको ठीक लगेगा वैसा वो केस के साथ कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, सिंपल वर्ड में कहें तो रिवाइज ज्यूरिसडिक्शन इंप्लाइज का तात्पर्य ये है, हाई कोर्ट में विड्रॉ ए केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो केस ले सकती है हाई कोर्ट, एंड डील विद इट इटसेल्फ, और खुद जो है कि उस पे जो है फैसले कर सकती है, उसको देख सकती है, उसको संज्ञान में लेके। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटैंशियल पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और अगर उसको लगता है कि ये संतोषजनक है, वो संवैधानिक कानून के साथ ये संतोषजनक है, इसको लेना चाहिए, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, तो वो उसको ले लेगी। इट्स पावर टू इश्यू रिट्स, in addition to the right of the Supreme Court to issue writ for the enforcement of fundamental right, every court has power to issue to any person, high court sorry, to any person or authority within the territories in relation to it, where which it exercises jurisdiction, directions, order or writs for the enforcement of fundamental right for any other purpose। मतलब समझो इसका, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को जो है कि ताकत है कि वो कोई भी जो है कि प्रादेश जो है पारित कर सकती है डिग्री वगैरह, उसी तरीके से वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, मूल अधिकारों के लागू होने के लिए, वैसे ही जो है हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो इस तरीके का जो है कि डिग्री पारित कर सकती है, इस तरीका जो है प्रादेश वो पारित कर सकती है उस टेरिटरी के लिए, यानी कि जिस क्षेत्राधिकार में वो काम कर रही है, जिस क्षेत्राधिकार में उसका न्यायिक दायरा फैला हुआ है, या जो डायरेक्शंस वगैरह है, ऑर्डर वगैरह दे सकती है, रिट्स वगैरह दे सकती है, उसी तरीके से जो है कि वो मूल अधिकारों के लिए और दूसरे पर्पस के लिए। जो पावर है हाई कोर्ट का टू इश्यू सर्टेन रिट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा वाइडर है इसका स्कोप सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 32 ऑथराइजेज द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रिट, आर्टिकल 32 जो है ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो है इशू कर सकते हैं रिट्स वगैरह, इंक्लूडिंग रिट्स ऑफ हैवियस कॉर्पस, हैवियस कॉर्पस का, मैंडेमस प्रोहिबिशन, क्यू वारंट और सर्चियोरी का, ओनली द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, और किसके लिए, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ ये सब किसके लिए होगा, ताकि जो है फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है उसका हनन ना हो, वो लागू रहे। बट द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडा राइट बट फॉर एनी अदर पर्पस। तो देखो यहाँ पे इसका अधिकार ज्यादा बड़ा है, ऐसे क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ज्यादा दायरा है इसका, क्योंकि वो दूसरे मामलों पर भी रिट्स वगैरह जो है इशू कर सकता है। इट्स पावर टू जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, वही जुडिशियली न्यायिक रूप से ये रिव्यू करेगा, फिर से पुनर्विचार विमर्श करेगा, इसके पास पावर है। इफ एनी लॉ, कोई कानून, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई अध्यादेश पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य सरकार के द्वारा, और एनी अथॉरिटी, अगर कोई अथॉरिटी आधिकारिक शक्ति है उसने कुछ ऐसा किया है जो इन्फ्रिंज करता है, हनन करता है मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का, या फिर कंट्रावेन करता है, उल्लंघन करता है प्रोविजन, प्रावधान जो संविधान में दिए उसका, द हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड, कि बिल्कुल अवैध उसको घोषित कर सकती है। द हाई कोर्ट में विड्रॉ अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर कोई संवैधानिक केस है तो उसको जो है सबऑर्डिनेट निचली अदालत से वो डायरेक्टली ले सकती है, और या फिर उसको वापस भेज सकती है अपनी गाइडलाइन वगैरह के डायरेक्शन के साथ। ये पिक्चर देखो, न्याय सबके लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये किसका लोगो है, ये लोक अदालत का लोगो है। आइडेंटिफाई कर लिया, हाउ डू दिस कोर्ट फंक्शन, कैसे ये काम करती है। तो लोक अदालत का मतलब पहले देख लो क्या होता है,
लोक अदालत का मतलब पीपल्स कोर्ट, लोगों की अदालत। ये सॉर्ट ऑफ वॉलेंट्री फॉर्म है, स्वैच्छिक रूप से है। कंप्राइज्ड ऑफ फ्यू पब्लिक स्पिरिटेड पीपल, कुछ लोग हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉयर, स्टूडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं जो इसके अंदर बैठते हैं। दे परसुएट द डिफरेंट पार्टीज, ये राजी करते हैं अलग अलग पार्टीज को कि भाई ये मामले जो है वाद विवाद को आप निस्तारित कर लीजिए, खत्म कर लीजिए उनके सामने जो है, और इससे स्पीडी सेटलमेंट हो जाए, ताकि है ना, इससे जो है ना हजारों मामले, सैकड़ों सैकड़ों मामले जो है कि एक एक दिन में जो है खत्म किए जाते हैं। तो इससे जो बर्डन होता है ना कोर्ट के ऊपर वो भी कम हो रहा है। लोक अदालत देखो ये कैसे फंक्शन करती है, वो इन सिद्धांतों पे फंक्शन करती है। लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय जुडिशियल ऑफिसर एंड अदर पर्सन हु possess such qualification as may be prescribed by state। लोक अदालत की अध्यक्षता कौन करता है? जो न्यायिक अधिकारी होते हैं वो करते हैं, और दूसरे लोग जो क्वालिफाइड होते हैं इसके लिए, जो कि पहले से ही प्रिस्क्राइब करके रखा जा चुका है कि भाई वो इस स्तर के होने चाहिए, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा। दे मेक एन एंडीवर, क्या करते हैं लोग कि दे मेक एन एंडीवर टू ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज, कि ताकि क्या हो सके, कॉम्प्रोमाइज हो सके, समझौता वगैरह हो जाए। एंडीवर का मतलब होता है कठोर परिश्रम, भरसक प्रयास करते हैं कि क्या हो जाए, लोगों के बीच में समझौता वगैरह हो जाए, एग्रीमेंट वगैरह जो है समझौता हो जाए, और पार्टीज जो है अपना वाद विवाद खत्म करके जाएं। लोक अदालत समय समय पे लगाई जाती है। सारी डिसीजन का जो जो सारे निर्णय हैं लोक अदालत के, अब वो माना जाता है कि भाई जैसे सिविल कोर्ट ने कोई डिक्री पारित की है ना, जैसे कोई फैसला दिया है, वैसे ही निर्णय होता है अब लोक अदालत का। लोक अदालत के निर्णय को अब कोई मना नहीं कर सकता, बाध्य है पार्टीज मानने के लिए। दे आर रिक्वायर्ड टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल कम्युनिकेशन। जिसमें हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे जो है ऐसे वाद विवाद हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी के हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड है, सेवा से रिलेटेड, पोस्टल और कम्युनिकेशन से, इन वाद विवादों को निपटाया जाता है लोक अदालत में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट थ्रू लोक अदालत? तो ये जो प्रस्ताव दिया जाता है कि भाई डिस्प्यूट वगैरह खत्म कर लिया जाए लोक अदालत के द्वारा, इसका क्या मतलब फायदा है? तो लोक अदालत वर्क इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि भाई समझौता करवाने पे ये रहती है, समझौता हो जाए। लोक अदालत डिलीवर करती है स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। देखो इसमें क्या है ना, हो सकता है कई सारे ऐसे मामले जो तुम्हारे रुके हुए हैं वो सुबह गए और शाम तक तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। बिजली का बिल वगैरह बकाया है, टेलीफोन का बिल वगैरह बकाया है, बहुत सारे चालान वगैरह तुम्हारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, टैक्स वगैरह मकान का तुमने जमा नहीं किया है कई दिन से, कई सालों से। ये सारे मामले जो है एक ही बार में कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, गए और हो गया, तो ज्यादा महंगा भी नहीं होता, समय भी कम लगता। अवार्ड्स पास बाई लोक अदालत, ये फाइंडिंग वो अब बाइंडिंग है, पॉलिटिक्स जो है कि अपील नहीं कर सकती कोर्ट के खिलाफ अगर लोक अदालत में समझौता करा लिया तो। इवन बिफोर टेकिंग मैटर टू कोर्ट बाई लॉ एनी पार्टी कैन मूव टू लोक अदालत। अगर कोई मामला है, अगर चाहते हो कि कोर्ट में ना जाए, सीधे लोक अदालत चल जाए, तो चले जाओ भाई लोक अदालत, मत खर्च करो पैसे आप कोर्ट पे। अरे भाई कोर्ट पे पैसे इसलिए खर्च होंगे क्योंकि वकील करोगे ना, हायर करोगे आप। लोक अदालत रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूस डिले इन जस्टिस। कोर्ट में गए, चक्कर लगा रहे हो, है कि नहीं? अब इससे अच्छा एक ही दिन गए और सुबह गए, दोपहर तक अपना काम कर लिया, 1-2 घंटे में अधिकारी सारे मौजूद रहते हैं वहां पे। तो ऐसे केसेस में आपका जो है लोड आप कम कर रहे हो, किसके ऊपर? कोर्ट के ऊपर भी और खुद के ऊपर भी, जो देरी से न्याय मिलने वाला है जल्दी मिल जाएगा। इसका स्कोप क्या है कि लोक अदालत जो है आज की जरूरत है, सच्चाई है भाई। छोटे मोटे मामले के लिए भी कोर्ट का रुख करते जाएंगे तो पता चलेगा महीनों महीने दिन लग जाएंगे 1 मिनट के फैसले के लिए। वेयर अबाउट 2,50,00,000 केसेस आर पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट ऑल ओवर इंडिया। 2,50,00,000, 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो ऐसे में लोक अदालत बहुत जरूरी है भाई, जरूरी है। These court can play an important role in settlement of family fund, फैमिली फंड्स वगैरह है उसके सेटलमेंट में। कोई डिस्प्यूट वगैरह पड़ोसी के साथ हो गया है, छोटे मोटे केसेस हैं, असॉल्ट वगैरह, इंजरी वगैरह आई है, चोट लग गया, थप्पड़ मार दिया, इस केसेस में जो है कि आप चाहो तो लोक अदालत में समझौता करवा लो। जो इंस्टीट्यूशन है लोक अदालत का एक्सटेंड करता है कि ये वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के, इनको मदद कर सके। अब गरीब आदमी है, कोई दबा दिया यार, क्या ही जाएगा खर्चा करने मुकदमे में। मिनिमम मुकदमा करने में इस समय को जो है हायर करके जो है वकील को लगता है 3 से 4 हजार 5 हजार लग जाते हैं।
who cannot afford the delay or cost involved in the court procedure। अब भाई कई सारी तारीखें दाखिल लगती हैं, अगर पुलिस वालों ने नहीं सुना एसपी के पास जाएंगे, एसपी ने भी अगर नहीं सुना तो फिर 156(3) में मुकदमा करेंगे। ऐसे हालातों में बहुत सारे जो है कि प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कई सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। तो वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का है ना, तो डायरेक्ट वाद विवाद लेकर लोक अदालत जा सकता है और इसका निस्तारण करवा सकता है। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में द स्टेट जुडिशरी हैज अ हाई कोर्ट एज एन एपेक्स बॉडी। जो राज्य का न्यायपालिका है उसमें हाई कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम बॉडी है। इस संदर्भ में बताना है कंपोजिशन हाई कोर्ट का। कंपोजिशन हाई कोर्ट का क्या है? चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जजेस होते हैं, और जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं उनको, और डिटरमाइन किया जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा कि कितने जज होने चाहिए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कोर्ट का क्या है? तो यहाँ पे हर एक स्टेट का अपना टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, यानी क्षेत्राधिकार होता है। कहीं कहीं पे जो है कॉमन हाई कोर्ट भी है, 2 या 2 से ज्यादा यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स के लिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था शुरुआत में ही चंडीगढ़ वाला हाई कोर्ट और गोवा वाला हाई कोर्ट। ये डिपेंड करता है एरिया और पॉपुलेशन के ऊपर जिसपे कि हाई कोर्ट काम कर रहा है, एंड अमाउंट ऑफ वर्क इट हैज टू हैंडल, और कितना काम इसको करना है। अभी करेंटली बात करो तो देयर आर 21 हाई कोर्ट इन इंडिया, इंक्लूडिंग टू हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट। तो 2 कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ और गुवाहाटी वाले। हाउ हैज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर्ड? भाई जो न्यायपालिका है आजाद है, कैसे है? ऐसे है क्योंकि जो है ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है ना, ये इसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करते, जो दूसरे 2 ऑर्गन हैं। और इसके अलावा जो इनका अपॉइंटमेंट है वो चीफ जस्टिस के द्वारा होता है, और 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो असिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि भाई ये बिल्कुल इम्पार्शियल है, निष्पक्ष रूप से अपना न्यायपालिका काम करता है। विथ रेफरेंस टू द डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, अब वही बात कर रहा है कि आज़ादी के हिसाब से और निष्पक्षता के हिसाब से, इंडिपेंडेंस का मतलब किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। हाई कोर्ट एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, हर एक का प्रावधान आप बताओ। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखो जज कैन रिमेन इन हिज ऑफिस, अपने जो है 62 साल की उम्र तक जज जो है कि अपने कार्यपद पे रह सकता है। हाउएवर उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर उसने कोई दुर्व्यवहार किया हो या फिर वो असमर्थ हो। तो हर एक हाउस में वही है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है वोटिंग होगी, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, वोटिंग की प्रेजेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के समक्ष, और फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा और उसको जो है कि हटा दिया जाएगा उस जज को, और इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट भी कहते हैं। सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं जजेस के हाई कोर्ट के, वो चार्ज किया जाता है संचय निधि जो राज्य की है उससे। कंसल्ट आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट इन लेजिस्लेचर, और इसके ऊपर कोई वोट वगैरह नहीं होता है लेजिस्लेटर में, विधान सभा में। दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है, किसी तरीके का, जब तक कि कोई वित्तीय आपातकालीन स्थिति राज्य में या देश में ना लगे। इसके अलावा नॉर्म्स गवर्निंग द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ अ जज, तो देखो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, इफ द हाई कोर्ट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जो अपॉइंटमेंट है जजेस का वो किसके द्वारा होता है आपका? वो आपका हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका किसके द्वारा हो रहा है? प्रेसिडेंट के द्वारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा है? ये 3rd वाला है, सी वाला है, ठीक है। तो ये की हो रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके साथ? कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ डिस्कस करके। ये इफ नहीं होगा, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द होगा, इन द हाई कोर्ट। जो प्रपोजल है, ये जो प्रस्ताव है इनिशिएट किया जाता है, पहल किया जाता है इसका किसके द्वारा? हाई कोर्ट के साथ। हाई कोर्ट खुद करता है अलोन, इसको इनिशिएट करता है, और ये इंश्योर करने के लिए कि अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति हुई है वो बेसिस पे हुई है कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट के, यानी निष्पक्षता रूप से हुई है ये। ऑल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सारे के सारे जो कोर्ट हैं वो
आपके जिला स्तर पे एंड बिलो आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो सब जो है निचली अदालतें मानी जाती हैं। इस संदर्भ में आपको जो है प्रोविजन, जो प्रावधान है सबऑर्डिनेट कोर्ट के, उसके बारे में आपको बताना है, उसको डिस्कस करना है, उसके संदर्भ में बताना है सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट क्या है? स्मॉल कोर्ट या पेटी कोर्ट्स होते हैं ये, पेटी कोर्ट्स, पेटी कोर्ट नहीं, पेटी कोर्ट्स। दीज कोर्ट्स आर हेडेड बाय द जूनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट। जो ये कोर्ट में जो मुखिया होता है, प्रमुख कौन है, जो सबसे जूनियर मोस्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो डिसाइड करते हैं केसेस वगैरह को, जो कि नॉमिनल वैल्यू के होते हैं। देयर कैन बी नो अपील अगेंस्ट देयर डिसीजन, उनके डिसीजन के अगेंस्ट जो है अपील नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मुंसिफ कोर्ट होता है, जो नेक्स्ट स्टेज सिविल कोर्ट जस्टिस का है, वो कोर्ट है मुंसिफ का। और मुंसिफ इज ऑथराइज्ड टू डील विद सिविल केसेस। ये दीवानी मुकदमों को देख सकता है जिसमें जो इन्वॉल्व नहीं करता है नॉट मोर देन 72,000, है ना, 72,000 से ज्यादा का जिसमें नहीं है, ऐसे में वाद विवादों को ये देखेगा। नॉट मोर देन 72,000 नहीं, ये सिर्फ जो है आपका 2,000 होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक है, 7,000 नहीं 2,000 होगा। इसके अलावा अपील्स अगेंस्ट देयर डिसीजन लाई विद द सब जज हु इज द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। और इनके खिलाफ अगर आप चाहो तो अपील कर सकते हो, इनके बाद जस्ट बाद जो सब जज है, जो कि नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, उसको। इसके अलावा कोर्ट ऑफ सिविल जज और सब जज कौन सा है? यहाँ 72 नहीं होगा, आप इसको करेक्ट कर लेना, 2000 होगा। तो ये जो अब आपका कोर्ट है सिविल जज का या सब जज का, तो सब जज के पास जो है कि बहुत सी कैटेगरीज है, ये हियर करते हैं ऐसे केसेस जो 2000 से लेके 75,000 के मूल्यांकन के होते हैं। एन अपील अगेंस्ट देयर डिसीजन कैन बी ब्रॉट टू द डिस्ट्रिक्ट जज। और इनके फैसलों के खिलाफ जो है कि आप अपील कर सकते हो, इनके डिसीजन वगैरह के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज को। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, अब ये जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है ये क्या है? ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है जिले के अंदर, है ना, और ये डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है। सारे केसेस जो 75,000 से ऊपर के हैं ये यही सुनते हैं। ही ऑल्सो हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सिविल जज। कोई सिविल जज वगैरह है, उसने कोई डिसीजन दे दिया है ना, तो डिस्ट्रिक्ट जज उसके बारे में भी सुनेगा, उसके खिलाफ भी अपील किया जाता है यहाँ पे अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, है ना। कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट प्रोवाइडेड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज नॉट लेस देन 75,000। 75,000 से ज्यादा का अमाउंट का अगर वाद विवाद है तो हाई कोर्ट को भी आप जाके अपील कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट जज के जो है कि डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट क्या है? तो क्रिमिनल कोर्ट में भी 4 तरह के कोर्ट हैं। सबसे पहला है सेशन कोर्ट, ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में। यूजुअली इसकी अध्यक्षता कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज भी बोलते हैं। जो सेशन कोर्ट होता है वो डील करता है उन केसेस के साथ जिसमें ज्यादा जो है खतरनाक सीरियस क्राइम किया गया हो, जैसे कि डकैती की गई हो, लूटपाट किया गया हो, मर्डर किया गया हो। जो सेशंस या एडिशनल सेशन जज होता है वो अलोन जो है अवार्ड कर सकता है, वो जो है मृत्यु दंड दे सकता है या उम्र कैद दे सकता है। ये मैंडेटरी यानी अनिवार्य है, दैट अ सेंटेंस ऑफ डेथ मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट इज कैरिड, कि इसको कंफर्म किया जाना चाहिए मृत्यु दंड को हाई कोर्ट के द्वारा, irrespective of whether an appeal is made to the high court or not। अब देखो हाई कोर्ट में आपने कोई वाद दाखिल किया है उस मामले में या नहीं किया है, इसके बिना ही आपको जो है उनसे कंफर्म करवाना होगा कि हाँ भाई मृत्यु दंड दिया जा रहा है इस मामले पे। कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये भी एक अदालत है, क्रिमिनल कोर्ट है। ये मजिस्ट्रेट डील करते हैं कम जो सीरियस ऑफिस है वो उससे, एंड दे कैन नॉट पास अ सेंटेंस ऑफ डेथ, और ये जो है कि मृत्यु दंड वगैरह नहीं देते हैं और इम्प्रिजन जिंदगी के लिए नहीं देते हैं। ये पास करते हैं सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट देते हैं, ये मतलब ऐसे ही सजा सुना सकते हैं जो सजा 7 साल तक की हो बस। इसके अलावा राजस्व वाले न्यायालय, राजस्व वाले न्यायालय डील करते हैं ऐसे केसेस के साथ जो जुड़ा हुआ है मेंटेन करने के लिए लैंड रिकॉर्ड वगैरह, असेसमेंट है, कलेक्शन है, लैंड रेवेन्यू, राजस्व वगैरह की वसूली से जो संबंधित है। जो लोवेस्ट रेवेन्यू कोर्ट है वो कोर्ट है तहसीलदार का, जो केसेस हियर करता है, असेसमेंट करता है, कलेक्शन करता है रेवेन्यू कहाँ से? फार्मर से। हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट जो जिले के अंदर होती है ये कलेक्टर का कोर्ट होती है। यहाँ पे जो है अपील वगैरह जो है वो सुने जाते हैं जो जजमेंट वगैरह दिया है डेप्यूटी कलेक्टर ने। इसके अलावा नेक्स्ट इन द लैडर इस सीढ़ी में कमिश्नर का कोर्ट होता है, ठीक है।
और जो कमिश्नर का कोर्ट होता है वो फैला हुआ है ऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, है ना, पर्टिकुलर डिवीजन जो किया गया है जिले में, एक पर्टिकुलर डिवीजन में जो जिला है उसमें ये फैला हुआ है। हाईएस्ट रिवेन्यू कोर्ट जो होता है वो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू है, ये फंक्शन करता है सुपरविजन में हाई कोर्ट के, ये पूरे स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल बॉडी होता है स्टेट के अंदर, और इसको जुरिस्डिक्शन है सिविल मामले में, क्रिमिनल मामले में, रेवेन्यू मामले में और दूसरे सारे मैटर पे। तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, ये सारे राज्यों में होता है। टुडे क्रिमिनल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट हैव अ 3 tier स्ट्रक्चर। आजकल जो फौजदारी वाला कोर्ट है उसमें जो है कि जिला स्तर पे 3 जो है लेवल का 3 tier स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस संदर्भ में बताना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेशन कोर्ट। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें सेशन जिसको जो बोलता जाता है कि सेशन जज का कोर्ट है। यूजुअली इट इज प्रेसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। इसकी अध्यक्षता कौन होता है, करता है, डिस्ट्रिक्ट जज करता है, सुनवाई यही करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। हु इज देयरफॉर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और इसीलिए इनको जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज कहा जाता है। ऐसे केसेस जो मर्डर के हैं, डकैती के हैं, लूटपाट के हैं, वो सेशन जज सुनते हैं, और ये जो है कि कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, और ऐसे पनिशमेंट वगैरह ऐसे विषयों पे भी जो कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं उसमें अप्रूवल चाहिए होगा हाई कोर्ट का। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका मुख्य न्यायाधीश का है, तो जो चीफ मेट्रोपॉलिटन होता है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ये उस सजा को सुना सकता है जिस सजा में तकरीबन 7 साल की तक की सजा है, इसके आगे इसका दायरा नहीं है। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, मतलब ये डेथ सेंटेंस वगैरह, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह सुना नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके बारे में भी देखते हैं कि ये जो मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास पावर का, इसको ताकत है, इसके पास शक्ति है कि ये पास कर सकता है सेंटेंस पूरी उम्र का, इम्प्रेजमेंट सॉरी पूरी उम्र का नहीं, इम्प्रेजनमेंट यानी कि जेल अब कब तक के लिए, कारावास 3 साल तक के लिए, या फिर जुर्माना 75,000 तक के लिए, या फिर दोनों चाहे तो दे सकता है, मतलब 3 साल की सजा भी और 75,000 का जुर्माना भी। और जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट होता है वो पास कर सकता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 year एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग और बोथ। तो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट ऐसे केसेस को देखता है, ऐसे सजाएं सुनाता है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक के लिए और वो एक्सीड ना करता हो, फाइन इससे ज्यादा, या फिर दोनों। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस